सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। हार कितनी बार भी हुई हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा लिए हैं और जब तक जीत नहीं जाते तब तक पीछे हटने वाले में से तो है ही नहीं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मेरा आज की शुरुआत करने का मकसद नहीं, आज की शुरुआत करने वाले हम हैं जो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब भाग हमने पढ़ा चुका है, फिर उसके बाद हमने अनुसूची भी पढ़ा चुका है। ये सभी चीज़ हमने पढ़ा चुका है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये संविधान के भाग 1 में जो आप पढ़ते हैं, ये भाग 1 में, तो भाग 1 में जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। अब संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर के कहाँ तक? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक चर्चा किया गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, वो सभी आर्टिकल को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल की चर्चा करते हैं। तो मेरा आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखिएगा, आर्टिकल 1 जो कहता है ना, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत है, यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी आर्टिकल 1 में ही चर्चा किया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है ना। इंडिया जो है वो क्या है? भारत है और राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। ये आर्टिकल 1 में ही चर्चा किया गया है और भाग में भी आप पढ़ते होंगे, अनुसूची में भी यही पढ़ते होंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 2 में देख लेते हैं। आर्टिकल 2 में चर्चा देखा गया है क्या कि जैसे में ये हमारा इंडिया है और जब इंडिया है ना तो इसके बाहर के क्षेत्र, जैसे में आप जानते होंगे कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो ठीक है। सिक्किम को कौन सा संविधान संशोधन के तहत मिलाया गया? 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में। इसके तहत भारत का, इसको आप जानते होंगे ना कि यहाँ पे चोग्याल वंश का शासक था। किसका वंश था? वंश का शासक था, तो चोग्याल वंश का शासक था। यहाँ की जनता ने सोचा कि हम भारत के साथ मिलते हैं। जनता ने ही कहा था कि हम भारत के साथ में क्या होते हैं? मिलते हैं। चलिए देखिएगा, तो ये जो हमारा ये जो सिक्किम बना था, तो ये सिक्किम हमारे भारत का अंग बना था, तो ये भारत का हिस्सा था नहीं। तो इसके लिए आर्टिकल 2 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। तो यानी भारत के बाहर से जो राज्य इस हमारे संघ में शामिल होंगे तो वो आर्टिकल किसके तहत? 2 के तहत हम शामिल होंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 3 के तहत की बात देखते हैं। तो आर्टिकल 3 के बाद में क्या आगे कहा गया है कि यानी भारतीय सीमा के अंदर, यानी भारतीय क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं भारतीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए कि यूपी है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा यूपी है, ठीक है। अब यूपी के सीमा के क्षेत्र में परिवर्तित करना है, या तो कुछ सीमा को हटा करके एमपी को दे देना है, या तो कुछ सीमा के एमपी के हटा करके छाट करके यूपी में दे देना है, या इसको 2 भाग में बांटना है, या इसके एक क्षेत्र को हटा करके दूसरे क्षेत्र को देना है, या दूसरे क्षेत्र को हटा करके तीसरे क्षेत्र को देना है। ये सभी के जो प्रावधान है ना, ये आर्टिकल 3 में चर्चा किए गए हैं। कहाँ पे? आर्टिकल 3 में चर्चा किए गए हैं। अच्छा, तो क्या ऐसे ही सब कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। इसके लिए क्या होती है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है। यानी अगर संसद करना चाहती है, ये सब करेगी कौन? तो संसद करेगी। तो संसद करना चाहती है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी चाहिए। तो राष्ट्रपति की पूर्व यानी मंजूरी का मतलब राष्ट्रपति से पहले पूछा जाना चाहिए। तब राष्ट्रपति क्या होता है ना कि इस क्षेत्र के जिस जो विधानसभा होंगे ना, या मान लिया कि यूपी के हमें सीमा क्षेत्र को परिवर्तित करना है या बांटना है, तो यूपी के विधानसभा को क्या करेंगे? भेजेंगे कि हम आपके क्षेत्र को ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? आप जो कहिए, या तो हाँ कहिए या ना कहिए। इसके लिए राष्ट्रपति जी एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। मान लिया कि 15 दिन का समय सीमा निर्धारित किए कि हमको आप 15 दिन के अंदर हम आपसे जवाब मांगते हैं। तो 15 दिन के अंदर ये तो जवाब दे दे, कौन? विधानसभा दे दे राष्ट्रपति को, या ना दे फिर भी ठीक, ना दे फिर भी ठीक। इसकी बात को नहीं माना जाएगा। किसकी बात को नहीं माना जाएगा? तो ये विधानसभा की बात को नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया कि संसद जो है इसकी क्षेत्र के सीमा को परिवर्तित करना चाहता है तो करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना कि संसद अगर चाह जाएगा तो इसकी सीमा को, यानी यूपी की सीमा को परिवर्तित कर सकता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे तो आप बिल्कुल कह सकते न हैं कि विनाशी राज्य, यानी राज्य को विनाश तो किया जा रहा है। अगर हम इसको बांटना चाह रहे हैं यूपी के इस साइड से इस साइड में, तो बिल्कुल, क्योंकि इसके बात को तो रखा नहीं जा रहा है। अगर नहीं भी चाहे तो संसद क्या कर सकती है? इसको बांट सकती है। तो इसीलिए तो कहा गया है ना कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी संघ इसको विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य को विनाश
किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 2 कंप्लीट हो गया और आर्टिकल 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 4 में देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, सो देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आर्टिकल 4 में जो चर्चा किया गया है ना, ये आर्टिकल 4 है। तो आर्टिकल 4 में चर्चा क्या क्या किया गया है कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, ये सभी के जो प्रावधान होंगे वो साधारण बहुमत से पास होंगे। कैसे बहुमत से? तो साधारण बहुमत से पास होंगे। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत हमारा संविधान का क्या होती है, संशोधन होती है। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे तो वो क्या 368 के प्रावधान के तहत होंगे? तो जी बिल्कुल नहीं होंगे, 368 के प्रावधान के तहत नहीं होंगे, क्योंकि 368 के तहत के प्रावधान के तहत जो संविधान में संशोधन होती है तो वो साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होती है, वो विशेष बहुमत से संशोधन होती है, यानी 2/3 बहुमत से क्या होती है, संशोधन होती है। चलिए अब आर्टिकल 1 2 3 4 यहाँ तक तो पूरी तरह से समझ में सबको आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले चीज़ पर चलते हैं। देखिए 1947 ईस्वी में क्या होती है ना, ये 1947 ईस्वी में हमारा देश बढ़ जाता है, और जब हमारा देश बढ़ जाता है तो कुछ ही समय के बाद, ज़्यादा दिन की बात नहीं होती है, कुछ ही समय के बाद में क्या होती ना है कि कई क्षेत्रों से भाषा के आधार पर, यानी जिस क्षेत्र में अगर मराठी बोलने वाले लोग हैं तो वो मराठा राज्य की मांग कर रहे हैं, अगर तेलुगु बोलने वाले लोग हैं तो वो तेलुगु राज्य की मांग कर रहे हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं तो वो कन्नड़ राज्य की मांग कर रहे हैं। यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके सामने सबसे पहली संकट क्या आ गई कि कई क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों का मांग उठने लगा कि हमें भाषा के आधार पर राज्य दे दीजिएगा। अब सोच के देखिए कि भारत में कितने सारे भाषा बोले जाते हैं और सभी को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए तो क्या संभव है? तो उस समय ये सबसे बड़ी संकट बन करके क्या हो गई, उभर गई, और संकट इतनी गहरी हो गई ना कि दंगे फसाद होने लग गए। ठीक है, तो उसी दरमियान में क्या होती है कि जून 1948 ईस्वी में, कब की बात हो रही है, तो जून 1948 ईस्वी में एसके धर समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। एसके धर समिति का गठन किया जाता है कि देखिए तो जो लोग मांग कर रहे हैं, बात कीजिए तो क्या सही मांग है उन लोग का कि होना चाहिए भाषा के आधार पर, एक समिति का गठन किया जाता है। ठीक है ना, कि देखिए तो उन लोग का जो मांग है भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये गठन कौन कर रही है, तो सरकार करेगी, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई और आम आदमी करेगा। तो सरकार गठन करती है किसका, एसके धर समिति का गठन कर देती है, और ये जो अपना रिपोर्ट जो होती है ये दिसंबर 1948 ईस्वी में क्या होती है, पेश कर देती है। तो किसके किसके कहाँ पे पेश करेगी, तो सरकार के पास पेश करेगी। तो सरकार के पास पेश करती है तो इसने कहा कि देखिए कि भाषा के आधार पर तो मत बनाइए, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को वो ठुकरा देती है, कहती कि नहीं नहीं भाषा के आधार पर नहीं होगा। हाँ, अगर करना है तो प्रशासन के आधार पर कर लीजिए। ठीक है ना, किसके आधार पर, प्रशासन के आधार पर। प्रशासन मतलब समझ रहे हैं ना, यानी शासन चलाने के आधार पर। अगर कोई क्षेत्र आपको बड़ा है, यहाँ शासन चलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रशासन के आधार पर कर लीजिए, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि इधर मराठा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, और कुछ क्षेत्र में ही यहाँ पे हिंदी बोलने वाले क्षेत्र हैं या तेलुगु वाले क्षेत्र हैं, इधर मान लीजिए कि तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र हैं, तो भाषा के आधार पर करेंगे तो इस क्षेत्र में जो तेलुगु वाले हैं तो इसको इधर भी आना पड़ जाएगा, या तो यहाँ पे रेसिज्म होगा, यहाँ पे लोग इसको प्रताड़ित किया जाएगा। इसीलिए कहा गया कि नहीं भाषा के आधार पर नहीं होगा, अगर करना है तो प्रशासन के आधार पर कर लीजिए, हम प्रशासन के आधार पर कहेंगे। ठीक है, ये कौन सी बोलती है, ये जेबीपी एसके धर समिति बोलती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये भाषा के आधार पर तो मांग को ठुकरा देती है। तो लेकिन फिर भी क्या होती है कि अब क्या होती है कि 1948 ईस्वी में ही, दिसंबर 1948 ईस्वी में ही एक जेबीपी समिति का गठन किया जाता है। कौन सी समिति, ये जेबीपी समिति का गठन किया जाता है कब, 1948 ईस्वी में ही कर दिया जाता है। ये जेबीपी में मेंबर दिए जाते हैं कि जेबीपी में क्या कौन कौन मेंबर थे, तो देखिए नाम पे ही है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ये जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, अभी से वल्लभ भाई पटेल थे, अब पी से पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, ये 3 व्यक्ति ही थे, कौन थे, जेबीपी समिति में। इन्होंने भी अप्रैल 1948 ईस्वी में, ये जेबीपी समिति भी जो है अप्रैल 1948 ईस्वी में, ये 49 हो जाएगा ना, अप्रैल 1949 ईस्वी में क्या होती है कि अपना रिपोर्ट क्या कर देती है, पेश कर देती है। जब अपना रिपोर्ट पेश करती है तो भाषा के आधार पर ये भी क्या होते हैं, इसकी मांग को ठुकरा देते हैं कि नहीं भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन नहीं करेंगे।
ठीक है, यानी 2 गो समिति का गठन हुआ, एक एसके धर समिति का गठन हुआ, फिर उसके बाद कौन सी समिति का गठन होती है, ये जेबीपी समिति का गठन होती है। लेकिन दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या कर देती है, ठुकरा देती है। ठीक है, अब जो दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ पे आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी उग्र रूप ले लेता है। उग्र रूप लेने के दरमियान में क्या होती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कौन थे, तो पोट्टी श्री रामुलु। ये पोट्टी श्री रामुलु जो थे ना, ये पोट्टी श्री रामुलु कौन से थे, ये पोट्टी श्री रामुलु। ये क्या होते हैं ना कि 58 दिन की भूख हड़ताल पे, कहीं 58 दिन भी देता है, कहीं 53 दिन देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल नहीं, ये नहीं पूछे जाते हैं। तो 58 दिन क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। काहे के लिए भूख हड़ताल करते हैं भाई, कहते हैं कि हमें एक भाषा के आधार पर राज्य की मांग को मानना पड़ेगा, यानी तेलुगु राज्य बनाना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं, पोट्टी श्री रामुलु बोल रहे हैं। तो यही तो, अब देखिएगा 2 गो तो समिति बनती है, एक समिति कौन सी बनती है, इसके धर समिति बनती है, और उन्होंने भी कहा कि नहीं हम करेंगे भाषा के आधार पर। जेबीपी बन रही है, वो भी कर रही है कि नहीं करेंगे हम भाषा के आधार पर। तो अब वही जो इसके विरोध में पोट्टी श्री रामुलु 58 दिन या 53 दिन कहिए भूख हड़ताल करते हैं और इनको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब खुद सोच करके देखिए कि कोई बड़ा नेता ये आमरण अनशन पर बैठ जाए और मृत्यु हो जाए तो जनता में क्या कोहराम मचेगा, जनता और उग्र रूप ले लेती है, यानी उपद्रव रूप ले लेती है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो मजबूरन हो करके 2 अक्टूबर, कब, ये 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। तो आंध्र प्रदेश का गठन होता है किसके आधार पर, तो ये भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो ये प्रथम राज्य जो बन जाती है, कौन से राज्य बन जाती है, प्रथम राज्य बन जाती है, जिसके भाषा के आधार पर क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, तो क्या मजबूरी में नहीं किया गया, हाँ तो बिल्कुल मजबूरी में ही किया गया। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या होती है कि जब 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर लिया जाता है, तो कई क्षेत्रों में क्या होती न है कि इसकी देखा देखी, यानी जब एक राज्य का गठन हो चुका है आंध्र प्रदेश का, तो कई राज्यों में देखा देखी और भी मांगे उठने लग गई कि हमें भी कर दीजिए, हमें भी कर दीजिए, हमें भी कर दीजिए, हम भी भाषा के आधार पर राज्य की मांग को करते हैं। तो मजबूरन में क्या होती न है, मजबूरी में सरकार क्या होती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कर देती है, गठन कर देती है। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर् मतलब फिर से, गठन मतलब गठन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कर देती है, गठन करती है। कब, तो ये दिसंबर 1953 ईस्वी में ही राज्य पुनरायोग का गठन कर देती है। अब ये जो आयोग जो थी ना, मजबूरन में क्या कर देती है, मजबूरन में व्यापक स्तर पर हम राज्यों को जो गठन की बात होती है वो भाषा के आधार पर स्वीकार कर लेती है। कहती है कि ठीक भाई, भाषा के आधार पर बड़े स्तर पर, ऐसा नहीं कि 1-2 राज्य की बात कर रहे हैं, बड़े सारे राज्य, ढेर सारे राज्य की बात को मान लिया जाता है कि वैसे जो होती है ना 14 गो स्टेट हमारे बन करके आते हैं। तो अब थोड़ा अगला स्लाइड लेते हैं, देखिए अब अगला स्लाइड में हम चर्चा करते हैं, फिर से चर्चा कर देते हैं। कब, देखिएगा दिसंबर 1953 ईस्वी को क्या होती है, दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कर दिया जाता है, गठन किया जाता है। अब जब राज्य पुनर्आयोग का एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। अब जब राज्य पुनरायोग का गठन कर दिया जाता है, कब गठन किया जाता है, तो राज्य पुनरायोग का गठन किया जाता है दिसंबर 1953 ईस्वी में। जब दिसंबर 1953 ईस्वी में गठन हो ही जाता है, सॉरी भाई एक मिनट, थोड़ा सा बस हो गया। अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो ही जाता है, तो अब उसके अनुसार 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो 7वां संविधान संशोधन होती है, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन होती है, राज्य पुनर्गठन आयोग एक अधिनियम पारित किया जाता है। अधिनियम पारित करने के क्रम में क्या होती है
कि 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने बन करके आ जाते हैं। ठीक है, यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या होती है, 7वां संविधान संशोधन होती है 1956 के तहत। उसमें क्या होती है कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर ही 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने बन करके आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो इससे जो संबंधित है राज्यों की जो गठन होती है, वो कौन से राज्य का गठन कब होता है, नहीं होता है, वो सभी चीज़ को अब देख लेते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब होता है, क्योंकि अब डेट के साथ पूछे जाते हैं तो हमें डेट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा डेट के बारे में देखते हैं। तो अब देखिए डेट में क्या होता है, देखिएगा 1 मई, कब, 1 मई 1960 ईस्वी की बात होती है। तो 1 मई 1960 ईस्वी में 2 गो राज्य बन जाता है। कौन कौन सा राज्य बनता है, तो ये जो बनता है हमारा, पहला गुजरात बनता है और दूसरा कौन सा बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कौन, महाराष्ट्र बन जाता है। एक हो गया महाराष्ट्र बन जाती है 1 मई 1960 ईस्वी को ही, और दूसरा कौन सा बन जाता है, गुजरात बन जाता है। तो ये गुजरात किससे बट करके और आ रही है, महाराष्ट्र से बटती है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा 1 मई 1960 ईस्वी को कौन सा राज्य बन गया, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात बन गया, 2 राज्य हमारे सामने बन करके आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होती है कि 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को क्या होती है कि नागालैंड का क्या किया जाता है, नागालैंड राज्य का गठन किया जाता है। यानी 3 गो राज्य हमारे सामने बन करके आ गए हैं। चलिए ठीक है, 14 के बाद ये 15वां हो गया। ठीक है, ये 16वां हो गया। ठीक है, तो अब क्रम याद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्रम याद कितना याद कीजिएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट तो पढ़ना रहता है ना लोगों को। अब देखिएगा 63 में हो गया। अब क्या होती है कि 1 नवंबर 1966 ईस्वी की बात होती है। तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। कौन से राज्य का, हरियाणा राज्य का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होती है लेकिन हाँ, एक बात और बताते चले यहाँ पे साइड में कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे ना, तो उसमें जो हिमाचल प्रदेश था ना, वो उस समय हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ये 6 गो स्टेट में था हिमाचल प्रदेश, उस समय कौन सा दर्जा दिया गया था, उसे जो दर्जा दिया गया था वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लेकिन क्या होती ना है कि 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी 1971 ईस्वी को इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसे, हिमाचल प्रदेश को। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को क्या होती है, इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जब इसे 25 जनवरी 1971 ईस्वी को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर उसके बाद और जो राज्य थे उसके राज्य के गठन के बारे में देख लेते हैं। तो और कौन कौन से राज्य थे, वो उस सभी राज्य को देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य था और कौन कौन सा राज्य नहीं था जो। ठीक है, तो अब कौन सा राज्य बच गया, देखिएगा अब राज्य के बारे में देखते हैं। पहला, ठीक है, एक है मेघालय। कौन सा है, एक है मेघालय है। फिर उसके बाद त्रिपुरा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक ठो है कौन, मणिपुर है। मणिपुर है। ये त्रिमेम यानी 3 गो मैम, त्रिमेम याद करके रखिएगा। त्रिमेम का जो गठन होता है वो कब होता है, तो ये गठन होता है 21 जनवरी 1972 को गठन होता है। कब गठन होता है, यानी मेघालय का, त्रिपुरा का और मणिपुर का कब गठन हो रहा है, तो 21 जनवरी 1972 को गठन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके एक बात और हम समझा देते हैं कि जो 35वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा संविधान संशोधन होता है, 35वां संविधान संशोधन कब होती है, 1974 में। इसमें जो सिक्किम को होती है ना, ये सिक्किम को एसोसिएट स्टेट यानी सह राज्य स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो अभी तरह ये जो 35वां संविधान संशोधन हो रही है उसके तहत भारत में सिक्किम को पूर्ण विलय नहीं किया गया है। ठीक है ना, अब सिक्किम को पूर्ण विलय नहीं किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सिक्किम को जो उस समय पूर्ण विलय किया जाएगा तो कौन से अनुसूची में ये कौन से आर्टिकल में इसको संशोधन किया जाएगा और नहीं किया जाएगा, जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन होता है कब, तो 1975 में होती है। ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसका राज्य का, तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो कौन से संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए, भूलना पाप है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी को होती है, ठीक है। और 16 मई कब, 1975 ईस्वी को ये सिक्किम राज्य बन करके यानी हमारे भारत देश में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो ये केमा राज्य बन जाता है, तो ये 22वां राज्य बन जाता है, ठीक है। ये राज्य पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उनका हम क्रम बिल्कुल बताते चलेंगे, ठीक है। कि कैमा संविधान संशोधन के तहत, ये नहीं भी याद है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो कैमा राज्य बन के आती है, तो 22वां राज्य बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब और एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो चोग्याल वंश का क्या था, शासन था। कौन सा वंश का शासन था, तो चोग्याल वंश का शासन था सिक्किम में। चलिएगा, सिक्किम को तो हम पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, तो अब पढ़ना है हमें मिजोरम के बारे में पढ़ना है। मिजोरम के बारे में देख लेते हैं, और एक तो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं, तो इसका कब होता है, तो 20 फरवरी, कब, 20 फरवरी, ये दोनों का होता है कि 20 फरवरी 1987 ईस्वी को क्या होती है, गठन होती है, ठीक है। और एक और हमारा छोटा सा राज्य है, वो है गोवा। ये गोवा जो बनता है ये 30 मई, ठीक है ना, 30 मई 1987 ईस्वी को क्या होती है। इसे पहले तो ये किसके राज्य था, ये संघ शासित प्रदेश में था, ठीक है ना, लेकिन 1987 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में जो संबंधित टॉपिक होंगे वो हम अभी और बताएंगे, क्योंकि अभी राज्य का जब गठन की बातें हम देख रहे हैं तो राज्य के गठन की बातें हम बिल्कुल देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम और कौन सा देखना है, तो अभी सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कि 2000 ईस्वी में कई स्टेट को बांटा जाता है, ठीक है ना। एक जो स्टेट बांटा जाता है ये 15 नवंबर 2000 को, कौन सा, 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड बढ़ जाती है, ये झारखंड बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कौन सा एक है, जो एक है 9 नवंबर, कौन, 9 नवंबर, 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बढ़ जाता है, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड बढ़ जाता है। और एक तो 1 नवंबर को 2000 को, ठीक है, ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। देखिएगा, 15 नवंबर 2000 को कौन, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 1 नवंबर 2000 को कौन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है। और एक और स्टेट बच जाता है, वो है कौन, 2 जून, ये 2 जून 2014, तो 2 जून 2014 को कौन सा राज्य का गठन किया जाता है, तो वो किया जाता है किसका, तेलंगाना का। ये तेलंगाना राज्य का, देखिए इंपॉर्टेंट जो राज्य के पूछे जाते हैं वो सभी राज्य को हमने यहाँ पे बता चुका है, ठीक है। और यहाँ हम और पूरी तरह से बताया गया है, ठीक है, क्योंकि हम अभी जो सॉल्व करेंगे को प्रैक्टिस आंसर जो करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से और भी डॉट जो होंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जो टॉपिक हैं जो मेन कहीं नहीं बताए जाते हैं वो हम इस चैनल पे बिल्कुल बताएंगे आपको, ताकि आप मेरे चैनल को जो विजिट किए हैं तो आपको एक ही चीज़ से संबंधित जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में मिल जाए, आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखिएगा, एक चीज़ क्या बताते हैं, हम जा रहे हैं, सो क्या बताने वाले हैं, जो देखिए बताने वाले ये हैं हम ना कि जो पहले जो गोवा था, ये गोवा था, दमन था, और ये द्वीप था। ये गोवा, दमन, द्वीप जो था ये एक ही प्रांत में था। ये सभी के सभी क्या थे, ये सभी के सभी यूटी थे, यूनियन टेरिटरी के शासित प्रदेश थे। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, तो गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है 1987 ईस्वी में दिया जाता है, और ये दोनों के शासित प्रदेश नहीं रह जाते हैं, ठीक है।
तो अब ये पूछेगा कि यहाँ पे किसका शासन था, यानी कौन से देश का शासन था, यूरोपीय कंट्री जो था वो कौन से किसका था। तो यहाँ पे दमन द्वीप पर भी किसका था शासन था, पुर्तगाली का ही था। और एक दादरा नगर हवेली जो है ना, दादरा नगर हवेली, ये दादरा नगर हवेली पे भी किसका शासन था, तो ये पुर्तगाल का ही शासन था। कई लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये फ्रेंच का शासन था, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सभी पे किसका शासन था, पुर्तगाल का ही शासन था। ठीक है। अब पुद्दुचेरी जो था ना, ये पुद्दुचेरी पे किसका शासन था, तो ये पुद्दुचेरी जो देख रहे हैं ना, सॉरी लिखा नहीं रहा, पुद्दुचेरी, ये पुद्दुचेरी पर किसका शासन था, फ्रांस का शासन था। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब सभी हमें तो लगता है कि हमने सभी चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और थोड़ी सी जो और चीज़ है वो हम अभी बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है। एक क्या होती ना है कि 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी 69वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, 1991 में होती है। ठीक है ना। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया जाता है। कब, किसको, यानी एनसीआर घोषित किया जाता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाता है। और 69वां संविधान संशोधन में क्या होती ना है कि जो दिल्ली में एक विधानमंडल होंगे और उसका एक मंत्रिपरिषद होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन के तहत 1991 ईस्वी में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र घोषित किया जाता है। और एक मंत्रिमंडल होंगे और एक विधानमंडल होंगे, यानी विधानसभा होंगे। ये केवल संविधान संशोधन के तहत, 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो सभी को कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है। अब देखिएगा, कुछ जो राज्य है ना उसके नाम जो बदले गए हैं वो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि कौन से राज्य के जो नाम है क्या क्या कब कब बदले गए हैं। ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से राज्य के नाम बदले गए हैं जो देखते हैं। ठीक है। पहला जो राज्य था, आप संयुक्त प्रांत पढ़े होंगे कि संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत जो था ना, ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। किसको, उत्तर प्रदेश को। ये सबसे पहली बार इसे नाम बदला गया, कब, 1950 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत जिसे बोला जाता था तो आज के उत्तर प्रदेश को बोला जाता था। तो इसे कब बदला गया, तो 1950 ईस्वी में ही इसको नाम बदल दिया गया था। ठीक है। फिर 1969 ईस्वी की बात बोलते हैं, 1969, यानी जिस समय हमारा इसरो का गठन हुआ था। देखिएगा, हम इसरो का इसलिए बोले ताकि एक चीज़ को रिलेट कर देंगे ना, तब आप भूल नहीं पाइएगा। ठीक है। अब उस समय क्या होती है कि मद्रास का नया नाम क्या कर दिया जाता है, तमिलनाडु कर दिया जाता है। आप मद्रास पढ़े थे ना उस समय हिस्ट्री में, तो मद्रास का नया नाम क्या कर दिया जाता है, तमिलनाडु कर दिया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु उस समय कर दिया जाता हो। तो 1969 में किसका नाम बदला जाता है, तो मद्रास का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तमिलनाडु कर दिया जाता है। ठीक है। अब 1973 में देखते हैं। तो 1973 में आप मैसूर को पढ़े होंगे ना, मैसूर का युद्ध। तो मैसूर का जो नाम बदला जाता है, तो मैसूर का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो कर्नाटक कर दिया जाता है। ठीक है। 1969, यानी जिस समय इसरो का गठन हुआ था उस समय की बात हो रहा है। तो उस समय मद्रास को नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो उस समय मद्रास का नाम बदल करके कर दिया तमिलनाडु। फिर 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो कर्नाटका कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब एक और जो कभी कभी पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ का भी चर्चा कर लेते हैं कि और किसका पूछा जाता है, सो देख लेते हैं। किसका पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। तो अब एक होती है ना कि 2006 की बात होती है। कब होती है, तो 2006 की बात हम बता रहे हैं ना। ये 2006 की बात क्या होती है कि 2006 में जो होती है ना, ये पहले आप सोचते होंगे कि उत्तरांचल। ठीक है। ये उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड कर दिया जाता है। किसका कर दिया जाता है, 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। और 2011 में क्या होती है, उड़ीसा, पहले उड़ीसा बोला जाता था, उड़ीसा का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, ओडिशा कर दिया जाता है। ठीक है। यह इससे जितना भी संबंधित थे टॉपिक सब थे, मैं वहाँ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। ठीक है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर कि आखिर हम जितना हमने पढ़ा तो वो क्या हमें क्वेश्चन सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, और बाकी जो कुछ संबंधित होंगे वो क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, पढ़ने की लड़कन पढ़ते हैं बट वो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो आप सुने होंगे ना कि किताब पर कितना भी आप घर पे बैठ करके किताब में कितना भी पढ़ लीजिए कि क्लच ऐसे तोड़ना है, गियर ऐसे लगाना है, ब्रेक ऐसे लगाना है, लेकिन जब तक आप रोड पर नहीं उतरिएगा तब तक आप गाड़ी को नहीं सीख पाइएगा। तो इसीलिए आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, तो इसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। मेरा प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये सभी जो है ना, सभी राज का हमने बता दिया है। ठीक है ना, ये सभी राज हमने क्या किया है, अभी हमने बताया है। ये इसका जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए किन्हीं को, पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं, तो इनका पीडीएफ मिल जाएगा सीके वर्मा। कौन सा, तो सीके वर्मा जहानाबाद। सीके वर्मा जहानाबाद चैनल पे आप सर्च कीजिएगा, @CK वर्मा जहानाबाद टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे इसको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने जितना पढ़ा वो हमें सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 हमने जो पढ़ा था, तो आर्टिकल 1 में क्या, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, जो राज्यों का क्या है, संघ है, तो इंडिया तथा भारत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। केवल भारत थोड़े नहीं है, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, हिंदुस्तान की भी चर्चा नहीं किया गया है, हिंदुस्तान का चर्चा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो भारत क्या है, हमें बताया था ना कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, संघ यानी यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप बताइएगा, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है या अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसके बारे में हमने अच्छा से चर्चा किया है। ठीक है, तो चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नया राज्य किसके अंतर्गत बन सकता है। ठीक है, आप खुद बताइए कि नया राज्य किसके अंतर्गत बनेगा। तो नया राज्य बनेगा तो यानी हमारे नया राज्य बनेगा, यानी पहले से हमारे में था तब न नया राज्य बनेगा। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या होती है, आर्टिकल 2 में होता है कि जो बाहरी क्षेत्र से हमारे सीमा में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे क्षेत्र में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और आर्टिकल 3 के तहत हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि नए राज्य का गठन किया जा सकता है, या तो उसकी सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक क्षेत्र से काट करके दूसरे क्षेत्र में मिलाया जा सकता है। और आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा था, आर्टिकल भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 5 ये नागरिकता से संबंधित है, जो आगे नागरिकता, इसका अगला चैप्टर नागरिकता ही है, तो फिर हम नागरिकता पढ़ेंगे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला पेज देखते हैं। कह रहा है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्यों के गठन की शक्ति की निहित किस में है, बताइए। अभी हमने चर्चा किया है कि नए राज्य का गठन कौन करता है, तो संसद करता है, संसद करता है। तो इसके लिए पूर्व मंजूरी किसकी पड़ती है, तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पड़ती है। और राष्ट्रपति उस क्षेत्र के विधानसभा को क्या कर देते हैं, भेजते हैं कि हम आपके घरवा में ये चीज़ करना चाहते हैं, करने दीजिएगा। अब वो हाँ बोले या ना बोले, वो करेगा, संसद क्या करेगा, करेगा। ठीक है, अगर ये बोल दिया विधानसभा कि नहीं, तैयो करेगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है। तो किसे अभी है, अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे है। तो देखिए क्या अब ये सब चीज़ को भी बताना पड़ेगा, इसीलिए हमने उतना 30 मिनट हमने चर्चा किया है आगे। तो ये क्वेश्चन क्या बताना पड़ेगा, आप खुद ही बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने बता चुका है। ठीक है, चलिए
क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर आप खुद बताइए कि क्या होगा। सो चलिए आंसर एक ही होगा ना, आंसर ऑप्शन नंबर ए संसद होगा। अब क्या करा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? क्या बोल रहा है कि भारतीय संघ यानी भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का, तो किसी राज्य को मिलाने का फिर वही बात बोल रहा है, तो किसे है? तो संसद को है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। चलिए, क्या अब इसे भी हमें बताना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 का कहता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? तो संसद को ही है ना। चलिए अब ऑप्शन नंबर पे अब क्वेश्चन पे नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? यानी गलत कथन को पहचानना है। ये जब गलत कथन हो जाए ना तो उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो हाँ बिल्कुल कर ही सकती है ना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें गलत के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। तो हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि अब पहली अनुसूची में क्या किया गया, भारत राज्यों का संघ है। अब भारत राज्यों का संघ है तो चौथा अनुसूची हमने पढ़ा चुका है कि चौथा अनुसूची में क्या है कि राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्योंकि जब राज्य का गठन किया जाएगा तो उसके राज्यसभा में सीटों के बारे में भी तो चर्चा किया जाएगा। तो यानी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में उसको क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजकों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। क्या हमने ऐसा बोला था? हमने साफ साफ कहा था कि इस प्रकार के जो संशोधन हो गए तो 368 के तहत प्रावधान नहीं होगा, यानी 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत कथन कोई पूछा जा रहा था, तो गलत ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम आगे नहीं पढ़ेगा क्योंकि अब एक से ज़्यादा गलत नहीं हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है सो देखते हैं। कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हमने पढ़ा था ना कि आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन होंगे तो उसके लिए बहुमत कैसा चाहिए? तो उसके चलिए नॉर्मल बहुमत चाहिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, यानी साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देखिएगा फिर वही अभी थोड़ा सा ऑप्शन को लंबा कर दिया है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन। ऐसा है थोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं है। केवल संसद साधारण बहुमत से पास करती है। संसद में साधारण बहुमत देखिए बिल्कुल यही है। अब इसके अलावा कोई हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए फाजुल की बात बोलेगा। ऑप्शन आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि भारत संघ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि भारत संघ नहीं है। कथन, क्या भारत संघ नहीं है? ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया है आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। और यहाँ बोल रहा है कि क्या है, भारत संघ नहीं है। एकदम लपेटले हुए हैं। ठीक है, तो एकदम लपेटे हुए हैं तो बिल्कुल गलत है। तो एक गलत है एकदम। ठीक है, अच्छा आप देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो हाँ जी, हमने कहा था तो कि अगर किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करना है तो राष्ट्रपति तो उसको बोलेंगे कि हाँ जी हम आपके घर में ये चीज़ करना चाहते हैं, आप क्या कहिएगा? तो अगर ये हाँ बोले या ना बोले तो ये क्या करेगा, संसद कर देगा। तो यानी ये कारण क्या है, सही है। तो एक गलत और आर सही, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए फिर राज्य सम्मति की आवश्यकता है। देखिएगा कि आवश्यकता थोड़ी नहीं है। जब क्या होता है कि राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी तो जरूरी है। किसका मंजूरी है? राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी है, लेकिन ये राष्ट्रपति तो है नहीं। तो कहा है कि राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी राज्य क्या बोलेगा, राज्य हाँ बोले या ना बोले या ये होगा, कौन होगा? अब आप खुद बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा? आप खुद बताइएगा। क्या कहा गया है? कहा गया था कि प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति
राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है, यानी राज्य हाँ बोलेगा तैयो बनेगा, ना बोलेगा तैयो बनेगा, ठीक है। राज्य की सहमति की बात रहता तो अगर ना बोल देता तो क्या बनता, नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या करा है, चलिए ये तो हमारा हो गया, अब अगले पे चलते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी हमने क्या क्या बोला था आर्टिकल 3 में, किस चीज़ के बारे में चर्चा किया था वो देखिए। कहता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, ये तो है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि नहीं हमें पूछा जा रहा है। किसी राज्य के क्षेत्र घटाकर, हाँ ये तो है बिल्कुल, तो होगा नहीं क्योंकि हमें नहीं पूछा जा रहा है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, हमने ये भी बताया था कि हाँ उस राज्य के नाम को परिवर्तित किया जा सकता है। अब क्या कहता है ऑप्शन नंबर, तब 3 नहीं हो सकता है तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए हम, लेकिन आप पढ़िएगा बिल्कुल, क्योंकि हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे और आप बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पूरी तरह से समझा दिया है इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन से यहाँ खेला गया है। कहता है कि नए राज्यों का गठन, तो ये तो है ना, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये तो है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये तो है, किया जा सकता है, तो नहीं होगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, ये तो क्या किया जा सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आप बताइए। राज्यों की सीमाओं में तो परिवर्तन किया जा सकता है ना, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। अब क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। अब देखिए प्रवेश बोला जा रहा है, यानी ये हमारा इंडिया है, तो यानी प्रवेश बाहर से ना कोई करेगा, तो बाहर से कोई करेगा तो उसके लिए आर्टिकल 2, अगर कंफ्यूज करते हैं 2 3 में तो याद रखिएगा पहले 2 आता है कि 3, पहले 2, तो पहले 2 यानी बाहर से आ रहा है, तब बाहर से आ रहा है तो 2, फिर उसके बाद अंदर से 3, यानी बाहर से प्रवेश करेगा तो आर्टिकल 2 में संशोधन होगा, ना कि 3 में नहीं होगा ना। देखिए ये सब क्वेश्चन ना लड़के से नहीं बनते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हमने आ रहे हैं और केवल टिक मार दे रहे हैं, अगर वैसा करना रहता तो फिर देखिएगा हमें बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म कर देता, ठीक है। ये यहीं पे हमने पूरी तरह से समझा रहा है ताकि आपको कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए क्यों हुआ, जो भी हम बता रहे हैं कि क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, ये काहे नहीं हुआ, सो ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है ना, 15 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी सही के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ प्रयुक्त हुआ है, अंग्रेजी में दे दिया है, यानी राज्यों का संघ क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो हाँ जी बिल्कुल सही में तो प्रयुक्त हुआ है संविधान में। इसके धार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। हाँ जी, इसके धार समिति का गठन कब हुआ था, तो 1948 में। इसने कहा था कि भाषा के आधार पर तो होगा नहीं, प्रशासन के आधार पर कहोगे तो हो सकता है। अच्छा ये भी सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये हाँ कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब बताइए पक्ष में थी कि नहीं थी, तो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि पक्ष में नहीं थी, यानी तीनों जो बना था वो कहा था कि भाषा के आधार पर तो हम नहीं बनने देंगे, ठीक है। 3 गो नहीं, एसके धार और जेबीपी समिति, ये दोनों के दोनों था जो क्या बोला था कि हम भाषा के आधार पर बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना कितना हंगामा होने लगा था, देखे थे ना आप। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही के बारे में हमें पहचानने की बात बोल रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, यानी भारतीय राज हमने बोला था ना क्या कि अविनाशी
संघ का, यानी विनाशी राज का अविनाशी संघ है। राज विनाश हो सकता है, अगर कल को हो कहे कि हम बिहार अलग होना चाहते हैं तो क्या अलग हो पाएगा, या यूपी बोले कि हम अलग होना चाहते हैं तो नहीं, अलग हमारे देश से नहीं हो सकता है, यानी ये बिल्कुल सही है, अलग नहीं हो सकता है, कितना भी कुछ हो जाए। अगर कल को होकर कोई राज्य बोले कि हम अलग देश बनना चाहते हैं तो एकदम नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल ये 2 में क्या कहा गया है, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत, अगर कोई व्यक्ति कहता है वकालत करता है, यानी कहता है कि उसका इच्छा है, क्योंकि आपने पढ़िएगा जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ना है, आर्टिकल 19 में पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में क्या अभी जो मेरा मन है वो तो हम बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ा नहीं है, बोलने के नहीं रोका जा सकता है। किसी में बोला गया है आर्टिकल 19 का 1 में ए में बोला गया है, 1 के ए जो पढ़िएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें बोला गया है। तो उस किसी हद तक तो आप ये नहीं है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, बोलने का स्वतंत्रता दिया गया है तो आप देश विरोध के नारा लगाइएगा, आकि आप देश को बांटने की बात बोलिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये शामिल नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन का समर्थन कीजिएगा या भारत के दुश्मन राष्ट्र का क्या कीजिएगा, आप संबंध बनाइएगा, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाइएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये नहीं आएगा। अगर ये सब आप करते हैं तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत में बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ तक? तो हाँ बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए। तो सुरक्षा मिलेगी नहीं जी, सुरक्षा कहाँ मिलेगी, आप तो लपेट दिया जाएगा। अगर वकालत की बात करिएगा कि हमें अलग होनी है तो अभिव्यक्ति की बात आप बोल रहे हैं, आपको तो लपेट दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। केवल 1 सही है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य कितने संघ राज्य बनाए। तो हमने चर्चा किया कितने राज्य कितने संघ बनाए, तो 14 राज्य और 14 को राज्य बनाया था और 6 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, यानी यूटी बनाया था, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला पे क्या कह रहा है सो देखते हैं। क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य यानी कितने राज्य बने थे, कितने संघ शासित प्रदेश बने थे, तो 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिएगा, कहता है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो 28 गो राज्य हैं और 8 गो क्या है संघीय प्रदेश है। तो क्या 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं लेकिन 7 गो ही, तो गलत ही, तो गलत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। तो तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद में क्या होती है ना कि जो तेलंगाना राज्य बनता है तो फिर उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो जाती है। लेकिन अभी वर्तमान की देखा जाए 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उस समय से तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो 28 राज्य हैं। क्यों 28 राज्य हैं, क्योंकि 29 राज्य जो तेलंगाना बन करके हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर जो थी ना, तो जम्मू कश्मीर उस समय क्या था, राज्य का दर्जा उसे मिला हुआ था, लेकिन अब इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब किससे दर्जा मिला हुआ है, यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। तो उस समय से तो आंसर सही है 20 ही, लेकिन अभी कितने हैं, अभी 28 गो राज्य है, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है से बताना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है के बारे में बताना है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूनियन टेरिटरी कौन सा नहीं है। देखिएगा हमने बताया था कि 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है, जो 25वां राज्य हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये तो गोवा तो राज्य है, ये तो टेरिटरी तो हो, यूनियन टेरिटरी तो हो ही नहीं सकता। पुदुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। एक गोवा है, गोवा जो अभी है ना वो केंद्र शासित प्रदेश है या फिर यूनियन टेरिटरी है, बताइए। ये राज्य है, तो गोवा क्या है, अभी राज्य है, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दिल्ली क्या, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अभी हमने पढ़ा कि 69वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितना हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई लड़कों से क्या कई मास्टर से बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम वो नहीं कहते हैं कि नहीं बनेगा, मतलब कि बनेगा, मतलब कि मुश्किल कर देता है, ये ऐसे है, ठीक है। देखिएगा क्योंकि ये चीज़ ना देखिएगा एक के क ख ग घ ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो देखिएगा हम आसान करेंगे आपको याद करने के लिए। देखिएगा यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं? अंडमान निकोबार पढ़ते हैं, तो अंडमान निकोबार यहीं से स्टार्ट कीजिएगा क, फिर एक हुआ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप, तो यहाँ पे ख, ठीक है। फिर एक ठो और यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, कहाँ पे? क ख, फिर दमन और दीप हो जाएगा ना, तो दमन और दीप में क्या कीजिएगा? ग का स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा सब किनारे किनारे आ रहा है, ठीक है। ग और घा जो है ना, ये घा को अब खत्म कर दिया गया है। और ये पुदुचेरी जो है, ये पुदुचेरी के अगर किसी को कंफ्यूज होगा तो देखिएगा पुडू, ठीक है ना। ये पुडू डू, ये डू को आप धर लीजिएगा, यानी 240 के एक के ड में है पुदुचेरी का चर्चा किया गया है, ठीक है। ये पुडुचेरी का जो चर्चा किया गया है ये कब? 240 के 240 के 21 में अड़ा में पुडुचेरी का चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? डी सही होगा, क्योंकि घा में चर्चा पुडुचेरी का नहीं किया गया है। कहाँ पे किया गया है? अभी हमने बताया है, कहाँ पे? अब आप खुद बताइएगा, ड में किया गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं क्या कह रहा है। 27 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है, यानी गलत कथन की पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। गलत कथन कौन सा है? जो कहता है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो हाँ जी बिल्कुल सही प्राप्त हुआ कि 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। 1987 में क्या होती है? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अब क्या बोलता है? ऑप्शन बी क्या बोलता है कि द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। तो हाँ जी बिल्कुल टापू तो है, ये है, हमें गलत को पहचानना है ना, तो ये भी नहीं होगा। दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। हाँ हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि गोवा दमन और दीप क्या थे? ये गोवा दमन और दीप एक ही पार्ट का अंग थे, लेकिन गोवा को 1987 ईस्वी में राज्य बना दिया जाता है, बाकी उस सबन को क्या कर दिया जाता है? उसे केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दिया जाता है। अच्छा अब ये क्या हो रहा है कि दादरा नगर हवेली 1954 तक, कब? 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे। देखिएगा अभी हमने चर्चा किया है कि दादरा नगर हवेली पे फ्रांसीसी कहाँ से आ जाएंगे? दादरा नगर हवेली पे फ्रांसीसी नहीं थे। हमने अभी चर्चा किया ना कि दादरा नगर हवेली पे फ्रांसीसी नहीं थे, क्योंकि ऐसा देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन लड़कन से छूटने नहीं चाहिए अगर जिन्होंने पढ़ लिया है। लेकिन हाँ ये भी बता देते हैं ना कि अच्छे लड़कों से नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छे लड़कों मार कर जाएगा, यानी 80% लड़के से तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो उस समय किसका शासन था? दादरा नगर हवेली पे। तो दादरा नगर हवेली पे शासन था किसका? पुर्तगाल का। तो हमें गलत को पूछा जा रहा है, यहाँ दिया हुआ है फ्रांसी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो देखिएगा कब बनाया गया था? आप बताइएगा। देखिएगा अब हमें ऑप्शन के अनुसार से चलना पड़ेगा हमने, लेकिन इसीलिए हमने दोनों को 35वां संविधान संशोधन भी बता दिया और फिर 36वां भी बता दिया। 35वां संविधान संशोधन के क्या होता है के तहत एसोसिएट स्टेट का इसे दर्जा मिल जाता है, ठीक है। ये कब? 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, उसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिल जाता है। फिर 1975 में क्या होती है ना, 1975 में आपको सिक्किम को क्या कर दिया जाता है? भारत के पूर्ण राज्य से बना लिया जाता है, ठीक है, 1975 में। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा कि सिक्किम को विविध
प्रकार विविध भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो बताइए, पूर्ण राज्य की बात बोल दिया, साफ साफ यहाँ बोल दिया गया है, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। पूर्ण राज्य के रूप में कब 36वां संविधान संशोधन होता है, उसमें इसे अपना लिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। ये 1919 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर भी हमें बनाना है। कहता क्या कि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्य द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिक को समाप्त करके। देखिए, क्या हमने ऐसा बोला था? यानी एक अलग स्टेट बनाने की बात जब हुआ था तो आर्टिकल 3 में कैसा कैसा बात हुआ था कि संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आर्टिकल 3 में बोला गया था कि राज्य विधानमंडल करेगा, विधानसभा करेगा, राज्यपाल करेगा। ऐसा थोड़ी ही चर्चा किया गया था। ये सब बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वो देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इस कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कालानुक्रम है ना, सीक्वेंस में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इसीलिए हमने बताया, इस सब राज्य का गठन बताया है। ठीक है ना, ताकि हमें आगे पढ़ने में, आप लोगों को बताने में क्या हो, समझ में ज़्यादा अच्छा से आए आप लोगों को। ठीक है, देखिए गोवा का गठन कब किया गया था? देखिएगा 1987 में गठन किया गया था। ठीक है, झारखंड का कब? 2000 में, ये काफ़ी बाद का है। तेलंगाना का 2014 में, ये तो और बाद का है। हरियाणा का 66 में है। तो सबसे पहले किसका? हरियाणा का। तो यानी चार देखिए तो किस में है? ये दोनों में है। ठीक है, 4 के बाद कौन सा हो जाएगा? गोवा 87 में। 4 के बाद 1 आंसर मार के निकलिए, बाद में देखते रहिएगा। ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी में बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या हो गया सब देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाया तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी जो सीक्वेंस है उसको बनाना है और इस सीक्वेंस को क्या करना है? सजाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस को सजाते हैं। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कब? 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कब? 2000। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड को भी कब? 2000। तो ये झारखंड को कब किया गया था? 2015 नवंबर को। आइए 1 नवंबर को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 1987, सिक्किम के 1975। आप देखिएगा, तो सबसे पुराना तो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है ना, कालानुक्रम में सजाना है, यानी पहले तो कौन हो जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 4 देखिए तो किस में है? 1 और 2 में है। फिर उसके बाद 2 देखिए, 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर बी मार करके निकलिए। ठीक है, चलिए अब आगे पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ना क्या कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो कालानुक्रम को बताना है कौन कौन सा है, जो बताइए। अभी आप हमने बताया है सभी, बताइए। किसे देखे किया गया था? सिक्किम को कब किया गया था बताइएगा? अभी हमने पढ़ा है 1975 में किया गया था। अरुणाचल का 1987 में किया गया था। नागालैंड का कब किया गया था? 1963 में किया गया था। हरियाणा का 66 में किया गया था। तो सबसे पहले हमें बताना है, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? हरियाणा को। देखिएगा, हरियाणा को पकड़िए। कालानुक्रम में सजाने की बात किया गया है ना, सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम कौन सा है? ये हरियाणा तो 66 में है। ये उसके पहले भी कौन सा है? नागालैंड है। क्या नागालैंड के पहले कोई है? तो सबसे पहले नागालैंड देखिए। बाकी ए भी कट गया और ए सी भी कट गया, दोनों का दोनों कट गया। नागालैंड के बाद कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। नागालैंड के बाद कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी मार करके निकलिए। चलिए समझिए। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो हमने बताया था कि 1 नवंबर 2000 को क्या किया था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। 9 नवंबर को किसका? उत्तराखंड का किया गया था। और 15 नवंबर को किसका? ये झारखंड का किया गया था, झारखंड का। ठीक है, चलिए
अब अगले पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या करा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? क्या ये भी बताना पड़ेगा हमें? क्या इसीलिए हमने उतना पढ़ाया था? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के क्या कह रहा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इनके अनुसार गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए। 1960 के बाद में जिसका गठन किया है आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम, यानी पहले कम वाला फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, ठीक है। तो देखिएगा हरियाणा को कब होता है? 1966 में। नागालैंड को कब होता है? 1963 में। फिर उसके बाद सिक्किम को 1975 में। फिर उसके बाद मेघालय को बताइएगा ये 1900 कौन सा हो जाएगा? 72 में। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। और 3 कहाँ पे है? एक ही को है। चलिए यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिएगा भारी थोड़े नहीं है। अब कह रहा है ना कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम पहचानिए, यानी कालानुक्रम सीक्वेंस को बताना है, कैसे कैसे कौन कौन से राज्य का गठन किया गया है। सो देखिएगा तो सबसे पहले किसका? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश ये तो 66 में गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? राज्य बता रहा था, इसको जो राज्य के बारे में कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा। तो सबसे पहले ए के बाद हरियाणा फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? फिर ए के बाद हरियाणा के बाद कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो 1 3 2 4 देखिएगा, तो 1 3 2 4 किस में है? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम। देखिएगा यही क्वेश्चन हमने अभी बताया है, अब ये क्वेश्चन को आप फिर से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह पे आधारित है, हमने सभी को बता दिया है, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे सीके वर्मा जहानाबाद सर्च कीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिएगा ये भी हमने चर्चा कर चुका है। अब एक बात बता देते हैं कि ये 62 दिया हुआ है, तो अब ये 62 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये 62 नहीं होगा, 63 होगा, क्योंकि नागालैंड का गठन होता है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में, ठीक है। झारखंड का कब? 2000 में। तेलंगाना का कब? 2014 में। सिक्किम का कब? 75 में। तो ये आप खुद से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन, देखिएगा आयोग बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग बोला जा रहा है। तो आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में, 1953 में। तो 1953 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो 1953 इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा अब क्या कर रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो बताइए किस वर्ष में किया गया राज्यों का पुनर्गठन? किस वर्ष में? तो 1956 ईस्वी में, ठीक है। आयोग का कब किया गया था? तो आयोग कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनते हैं, लेकिन पुनर्गठन जो राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा आयोग कब? 53 में। चलिए अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या क्या कर रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? क्या अब ये भी बताना पड़ेगा? आपको हमने बताया है, सभी क्वेश्चन को अच्छा से बताया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ये भी नहीं बताना पड़ेगा, ये भी नहीं हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो बताना पड़ेगा हम बिल्कुल बताएंगे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिएगा राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया वो देखिएगा। राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था ना। ये आयोग पूछा जा रहा है ना, तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो कोई एक ऑप्शन को बना लीजिएगा, 1953 कर लीजिएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है?
तो देखिएगा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर का भी है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश, बिहार का नहीं है, क्योंकि आप आए दिन सुनते रहते हो कि बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा मांग किया, लेकिन अभी तक कई वर्षों से मांग कर रहा है, लेकिन बिहार को अभी तक दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब अगला क्या कर रहा है, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य है कौन उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो हाँ, ये बिल्कुल किया गया था, क्योंकि देखिएगा 1920 ईस्वी का नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, पास किया गया था। ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे ये राघवाचारी कर रहे थे। ये राघवाचारी ने क्या था कि वो जो प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन जो किया गया था ना, तो वो भाषा के आधार पर इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो उस समय तो मांग तो इसको कर रहा था कांग्रेस, लेकिन जब यही मांग आज़ादी के बाद में किया जाने लगा तो कांग्रेस इसे मांग स्वीकार कर रही है, नहीं कर रही है। देखिएगा नहीं करेगी यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रही है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देख रहे हैं, यहाँ पे तो कर रही थी ना, लेकिन 1948 ईस्वी में नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि एसके धर समिति का भी गठन किया गया, भाषाई जेबीपी समिति का गठन किया गया, वो तो साफ साफ मना कर रहा था। ठीक है, तो ए सही है। ठीक है, ए क्या है, ए सही है, और ये बी भी क्या है, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हाँ बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था, ऐसा नहीं है कि मांग को स्वीकार कर लेगा। इस समय आधार वही था, तो दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन लास्ट था। देखिए हमने इससे संबंधित जितने टॉपिक थे हमने प्रैक्टिस भी किया और सभी को अच्छा से डिस्कस किया है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ आपसे आग्रह है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मेहनत करते रहिए भाई, मेहनत का फल मिलता है। यकीन मानिए आपको मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेंगे, और एक न एक दिन ज़रूर मिलते हैं। तो बेझिझक आप मेहनत करते रहिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा, और फल हमेशा ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, फल पे नहीं है। तो आप बिल्कुल बेझिझक मेहनत करते रहिए। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।